बहू, तुम्हारा इंजीनियर पति मेरा बेटा भी है। ये लो माँ, इस महीने की सैलरी। जैसे ही नीलेश ने ऑफिस से आकर अपनी सैलरी रीमा जी के हाथ में पकड़ाई, वैसे ही वहाँ पास में खड़ी रूही का गुस्सा फिर से एक बार बहुत तेजी से चढ़ गया और वो एकदम से गुस्साते हुए तनतनाते हुए अपने कमरे के अंदर चली गई। जबकि हकीकत ये थी कि नीलेश जैसे ही रीमा जी के हाथों में सैलरी पकड़ाता, वैसे ही वो घर खर्च और दूसरी ज़रूरतों भर का पैसा निकाल कर खुद ही रूही को ही सारा पैसा तुरंत पकड़ा देती थी। और इसीलिए आज भी रीमा जी रुपये पकड़ाने के लिए रूही को आवाज़ ही लगाती रह गई, लेकिन रूही ने एक भी ना सुनी और वो एकदम से पैरों को जोर जोर से पटकते हुए चली गई। रीमा जी तो रूही का ये रूप देखकर बिल्कुल अवाक सी रह गई। क्यों ऐसी करती है आखिर बहू? लेकिन रीमा जी रूही के इस अजीब से व्यवहार को बिल्कुल साफ समझ गई कि बहू को नीलेश का इस तरह रीमा जी के हाथों में अपनी सैलरी पकड़ा देना बिल्कुल भी नहीं भा रहा, क्योंकि महसूस तो वो रूही के व्यवहार को 2-3 बार से ही कर रही थी। लेकिन वो भी क्या करे, नीलेश तो सीधे ऑफिस से आकर उनके हाथों में ही सैलरी जो पकड़ा देता है। वो मना करती हैं, लेकिन फिर भी नीलेश इस बात को नहीं मानना चाह रहा। पिछले 5 महीनों से यही तो हो रहा था, जब से रूही इस घर की बहू बनी तब से। लेकिन आज रूही ने कुछ ज़्यादा ही आक्रोश जता दिया था अपने व्यवहार से, और रीमा जी को रूही का ये अटपटा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो अपने पास कुछ भी नहीं रखती थी, बल्कि तुरंत ही वो सारा पैसा रूही के ही हाथों में पकड़ा देती थी। और इसलिए आज तो उन्होंने रूही से कुछ बात करने की ठान ही ली, क्योंकि उसको अपनी बहू से इस तरह के व्यवहार से बहुत ज़्यादा ठेस जो पहुंची थी। और जैसे ही थोड़ी देर बाद रूही सबके लिए कॉफ़ी लेकर बाहर आई, तो रीमा जी से बिल्कुल भी नहीं रहा गया और वो आखिरकार रूही से उसकी नाराज़गी के बारे में पूछ ही बैठी। रूही बेटा, आज तो मुझे एक बात बताओ कि जैसे ही नीलेश महीने की सैलरी मेरे हाथों में लाकर पकड़ाता है, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो जाती हो? मुझको तुम्हारे इस तरह के व्यवहार के बारे में तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर अपना आक्रोश इतना ज़्यादा क्यों प्रकट करती हो। रीमा जी ने शब्दों में बहुत ज़्यादा प्यार लाते हुए कहा, मम्मी जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अगर मैं नाराज़ होती हूँ तो इसमें गलत ही क्या है? क्यों हर पत्नी की इच्छा होती है कि उसका पति महीने के अंत में अपनी सारी की सारी कमाई उसके ही हाथों पर ला कर रखे, नीलेश की तरह अपनी माँ के हाथों पर नहीं, क्योंकि शादी के बाद उसके पति की कमाई पर उसकी पत्नी का पहला हक होता है, उसकी माँ का नहीं। लेकिन मेरा पति कहने के तो इंजीनियर है, परंतु फिर भी वो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं पकड़ाता। जबकि शादी के पहले मेरी सहेलियाँ मुझसे कहा करती थी कि रूही, तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा मज़े हैं, क्योंकि तुम्हें इंजीनियर पति जो मिला है, जब महीने के आखिर में खड़े खड़े नोट तुम्हारे हाथों पर लाकर पकड़ाएगा तब तो तुम्हारी लॉटरी ही लग जाएगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही है। मुझे लगता है कि नीलेश को तो जैसे आपके अलावा कोई और दूसरा नज़र ही नहीं आता। रूही नीलेश की ओर देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए बोली, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर रूही बेटा एक बात बताओ, मेरी इच्छाओं का क्या? जो मैंने पल पल सपने संजोए हैं उनका क्या? एक माँ की भी तो इच्छा होती है कि उसका बेटा कमाई करके लाए और उसके हाथों में लाकर पकड़ाए। बच्चों के होने के साथ ही एक एक दिन करके माँ सपना देखती रहती है कि कब उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होंगे और कब वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे और कब अपनी कमाई अपने माँ बाप के हाथों में ला कर रखेंगे। और हाँ, एक बात और रूही बेटा, तुम्हारा इंजीनियर पति मेरा बेटा भी तो है, जिसको इंजीनियर बनाने के लिए हम लोगों ने अपने ना जाने कितने सपनों को कुर्बान किया है। तो क्या हम लोगों का नीलेश के ऊपर या नीलेश की कमाई के ऊपर कोई अधिकार नहीं? ये बात कहते हुए रीमा जी की आंखें झिलमिल झिलमिल हो रही थी। लग रहा था कि आंसू अब गिरेंगे तब गिरेंगे। सच बात है रूही, माँ का एक एक शब्द बिल्कुल सही है। तुम्हें पता है कि मेरा इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं था। पापा की एक बिल्कुल छोटी सी स्टेशनरी की दुकान, दादा दादी और मैं, रिया दीदी, सबका खर्चा उस छोटी सी दुकान से चलता था। पापा को तो कई बार दीदी और मेरे फीस के पैसों के लिए बहुत परेशान देखा मैंने, लेकिन माँ के पास हर समस्या का हल नज़र आता था। और उस परेशानी के समय भी माँ ने आगे बढ़कर टिफ़िन बनाने का काम ले लिया। दादी भी बूढ़े हाथों से माँ का संघर्ष देखकर सहायता करने लगती, क्योंकि मेरी दादी भी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ, मेरा हर्ष पापा की तरह ना हो। मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगता था, तो माँ और पापा दोनों ही आगे पढ़ने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते। माँ ने मुझे पढ़ने के लिए लोन नहीं लेने दिया, बल्कि अपने मायके से मिले हुए गहनों की आहुति सिर्फ इसलिए चढ़ा दी कि मेरे ऊपर लोन का भार ना रहे। इसलिए मेरी सैलरी पर सबसे पहला हक मेरी मम्मी का, और फिर माँ तो ज़रूरत भर का पैसा निकाल कर तुरंत तुम्हारे हाथों में ही सारा पैसा पकड़ा देती है। बल्कि पिछले महीने भी उन्होंने तुम्हारे ही हाथों में सैलरी देने के लिए कहा था
लेकिन मैं अपनी माँ की भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं कुचल सकता, चाहे उसके लिए मुझको तुम्हारी नाराज़गी ही क्यों न झेलनी पड़े। नीलेश की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। सॉरी माँ जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आज के बाद कभी भी अब ऐसा नहीं होगा। पता नहीं क्यों मैं नीलेश पर सिर्फ अपना अधिकार समझने लगी और ये भूल गई कि मुझसे पहले आप उसकी माँ हैं। आपका हक उसके ऊपर मुझसे ज़्यादा है। आप नहीं होती तो नीलेश मुझे कहाँ जीवन साथी के रूप में मिलते। मैं ही नादान थी कि देने वाली को भूल गई। रूही के शब्दों में पश्चाताप बिल्कुल साफ झलक रहा था। रूही बेटा, माफ़ी की कोई बात नहीं, बात सब समझने की है, वरना यही छोटी छोटी सी गलतफहमी की बातें घर में कलह का कारण बन जाती हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगली बार से नीलेश अपनी सैलरी तुम्हारे ही हाथों में लाकर पकड़ाएगा। अरे माँ जी, रूही के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। माँ जी, लगता है कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। अब नीलेश अगर आपके हाथों में भी सैलरी देते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये मेरा भी वादा है आपसे, क्योंकि मेरी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट गया है। रूही रीमा जी के गले लगकर बोली, मेरी अच्छी बहू, मैं समझती थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बस नादानी की वजह से थोड़ा भटक गई है। और रीमा जी ने भी रूही को अपने गले से लगा लिया और नीलेश पास में ही बैठा सास बहू का प्रेम देखकर मुस्कुरा रहा था। तो आज की कहानी के बारे में अपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।